दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त रोहित सिंह गया बिहार से। तो दोस्तों एक बार फिर से हम लोग एक अपनी न्यू वीडियो में स्वागत करते हैं आप सभी साथियों का। जैसा कि दोस्तों हम लोग अभी लोक व्यवहार जो चैप्टर चल रहा है, इसका चैप्टर चल रहा है सहयोग कैसे हासिल किया जाए। तो इस चैप्टर को हम लोग आज पढ़ रहे हैं और ये आज शायद ही आज चैप्टर फिनिश हो जाए। तो दोस्तों हम लोग लगातार बुक्स क्यों पढ़ रहे हैं? जैसे मैंने लिया हुआ है लोक व्यवहार, ये डेल कार्नेगी जी की है, ठीक है। तो हम लोग कंटिन्यू बुक क्यों पढ़ रहे हैं? हम लोग आदत बना रहे हैं, बुक्स पढ़ने की आदत बना रहे हैं। ये बहुत ही कम लोगों में आदत होती है दोस्तों, ये सब किताबें पढ़नी। ये जो बिलीनियर माइंडसेट होता है ना, ये किताबें पढ़ने से बनता है। देखिए मोटिवेशन मोटिवेशन से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मोटिवेशन से सक्सेस नहीं मिलती है। मोटिवेट हो गए आप, कोई सेमिनार में गए, कोई मीटिंग में गए, मोटिवेट हो गए, 1-2 दिन के लिए हुआ, 3 दिन के लिए हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद फिर सारी हवा निकल जाएगी। जैसे गुब्बारे में हवा भरी और गुब्बारे में हवा निकल गई, ठीक है। लेकिन जो असली सक्सेस होती है वो डिसिप्लिन से आती है, कंसिस्टेंसी से आती है। लगातार अगर आप कुछ काम करते हो तो उसमें आपको दिखेगा। जैसे अभी मेरा यूट्यूब चैनल है, तो दोस्तों मैं इस पे लगातार वीडियो बना रहा हूँ, आज लगातार वर्क कर रहा हूँ, तो दिख रहा है मुझे भाई, जल्दी मेरे 4000 घंटे पूरे होने वाले हैं और 1500 सब्सक्राइबर ऑलरेडी पूरे हो चुके हैं। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मेरा चैनल जो है एक्टिव है, मैं एक्टिव हूँ, काम कर रहा हूँ। मन नहीं करता भाई वीडियो बनाने का, लेकिन फिर भी बनाता हूँ, ताकि कई लोग देख सकें, कई लोग अपने से मतलब एक बुक पढ़ने की आदत बना सके। और भी बहुत चीजें हैं। तो दोस्तों बस कहने का पर्पज यही है, अगर आप कोई भी चीज डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी से करते हैं तो उसमें आपको जो सक्सेस मिलेगी ना, वो असली वाली मिलेगी, असली वाली। और जो मोटिवेट होके सक्सेस लेते हैं ना जल्दी, वो ज्यादा दिन नहीं रहती है, ठीक है। तो हम लोग ज्यादा देरी नहीं करते हुए हम लोग आज डेल कार्नेगी जी की पुस्तक को पढ़ते हैं। और चैप्टर है जो सहयोग कैसे कैसे हासिल किया जाए। तो जहाँ पे हमने छोड़ा था इसको, जाहिर था कि दोनों ट्रिप एक साथ नहीं हो सकती थी। हमारी बेटी, नेक्स्ट लाइन आ रही है, ठीक है, यहाँ से चलते हैं। हमारी बेटी एन के जूनियर हाई स्कूल में अमेरिकी इतिहास में हाल ही में कोर्स पूरा किया था और वह अपने देश के विकास को आकार देने वाली घटनाओं में बहुत रुचि रखती थी। मैंने उससे पूछा कि क्या वह हमारे अगले वेकेशन में उन जगहों की यात्रा करना चाहेगी जिनके बारे में उसने केवल किताबों में पढ़ा है। उसने कहा कि अगर ऐसा होता है तो उसे बहुत खुशी होगी। इस चर्चा के 2 दिन बाद जब हम डिनर टेबल पर बैठे तो नैन्सी ने घोषणा की कि यदि हम सब सहमत हो तो इन गर्मियों के वैकेशन में पूर्वी राज्यों का भ्रमण कर लिया जाएगा, क्योंकि यह एन के लिए बहुत ही रोमांचक यात्रा होगी और हम सबको भी इसमें मजा आएगा। हम तत्काल सहमत हो गए। इसी मनोवैज्ञानिक तकनीक का प्रयोग एक एक्स-रे निर्माता ने किया। ब्रुकलिन के एक बड़े अस्पताल में एक्स-रे मशीन की जरूरत थी। यह अस्पताल अमेरिका में सबसे अच्छा एक्स-रे डिपार्टमेंट कहलाने के लिए सबसे आधुनिक उपकरण लगवाना चाहता था। एक्स-रे डिपार्टमेंट के प्रभारी डॉक्टर एल के पास बहुत से सेल्समैन आकर अपनी कंपनी की मशीनों की तारीफ करते थे, परंतु एक निर्माता ज्यादा चतुर था। वह मानव स्वभाव के बारे में अपने प्रतिद्वंदियों से ज्यादा जानता था। उसने डॉक्टर एल को इस तरह का एक पत्र लिखा। हमारी फैक्ट्री ने हाल ही में
एक नई एक्सरे मशीन बनाई है। यह मशीनें अभी हाल हमारे ऑफिस में आई है। हम जानते हैं कि यह मशीन निर्दोष नहीं होगी। हम इसमें सुधार करना चाहते हैं। हम आपके आभारी होंगे यदि आप आकर इस मशीन को देखें और हमें बताएं कि हम इसे आपके व्यवसाय के लिए किस तरह अधिक उपयोगी और बेहतर बना सकते हैं। मैं जानता हूं कि आप व्यस्त हैं, इसलिए मैं आपको लेने के लिए आपके कहे समय पर गाड़ी भिजवा दूंगा। डॉक्टर एल ने हमारी क्लास के सामने यह घटना सुनाते हुए कहा, यह पत्र मिलने पर मुझे आश्चर्य हुआ। मैं आश्चर्यचकित भी था और खुश भी। पहली बार किसी एक्सरे मशीन निर्माता ने मुझसे सलाह मांगी थी। इससे मुझे ऐसा लगा जैसे मैं महत्वपूर्ण था। मैं उस सप्ताह बहुत व्यस्त था, परंतु मैंने एक डिनर अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिया और मशीन देखने चला गया। मशीन को मैंने जितने ध्यान से देखा उतना ही मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि यह मशीन बहुत अच्छी थी। किसी ने मुझे यह मशीन बेचने की कोशिश नहीं की थी। मुझे महसूस हुआ जैसे अस्पताल के लिए वह उपकरण खरीदने का विचार मेरा ही था। मैंने इसकी अच्छी क्वालिटी के कारण इसे खरीदा था। रॉल्फ वाल्डो इमर्सन ने अपने निबंध सेल्फ रिलायंस में कहा है, हर महान काम में हम अपने नकारे हुए विचारों को पहचान लेते हैं। वे एक विशिष्ट गरिमा के साथ हमारी ओर लौटते हैं। जब वुडरो विल्सन व्हाइट हाउस में थे, तब कर्नल एडवर्ड एम हाउस राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में काफी दखल रखते थे। विल्सन कर्नल हाउस की गोपनीय सलाह और परामर्श पर जितने निर्भर थे, उतने अपनी कैबिनेट के मंत्रियों पर भी नहीं थे। कर्नल प्रेसिडेंट को प्रभावित करने के लिए कौन सा तरीका इस्तेमाल करते थे? सौभाग्य से हमें यह बात पता है, क्योंकि हाउस ने खुद यह बात आर्थर डी हाउडन स्मिथ को बताई थी, जिन्होंने इसका जिक्र द सैटरडे इवनिंग पोस्ट में छपे अपने लेख में किया है। जब मैंने प्रेसिडेंट को अच्छे से जान लिया, हाउस ने कहा, तो मैंने यह भी जान लिया कि उनसे अपनी बात मनवाने का सबसे अच्छा तरीका है किसी विचार को उनके सामने हल्के फुल्के ढंग से बता देना, जिससे उनके मन में इसके प्रति रुचि जाग जाए, ताकि मैं खुद इसके बारे में सोचने लगे। पहली बार तो ऐसा संयोगवश हुआ था। मैं व्हाइट हाउस में गया था और मैंने उनके सामने एक ऐसी नीति का प्रस्ताव रखा था जिस पर वे उस वक्त असहमत थे। कई दिनों के बाद डिनर टेबल पर उन्होंने मेरे सामने मेरे ही सुझाव को इस तरह रखा जैसे वह सुझाव उन्हीं के दिमाग से निकला हो। मैं हैरान रह गया। क्या हाउस ने प्रेसिडेंट को टोककर यह कहा, यह आपका विचार नहीं है, यह तो मेरा विचार है। नहीं, हाउस ने ऐसा कुछ नहीं किया। वे बहुत बुद्धिमान थे। उन्हें श्रेय लेने की परवाह नहीं थी। वे तो परिणाम चाहते थे। इसलिए उन्होंने विल्सन को यह लगने दिया जैसे यह उन्हीं का विचार हो। हाउस इससे भी आगे बढ़ गए। उन्होंने विल्सन को इन विचारों के लिए सार्वजनिक रूप से भी श्रेय दिया। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम जिन लोगों के संपर्क में आते हैं, वे सभी उतने ही मानवीय हैं जितने कि वुडरो विल्सन थे। इसलिए हमें कर्नल हाउस की तकनीक का प्रयोग करना चाहिए। एक बार न्यू ब्रंसविक के सुंदर कनाडाई प्रदेश के एक व्यक्ति ने इसी तकनीक का प्रयोग मुझे
मुझ पर किया और उसने मुझे अपना ग्राहक बना लिया। एक बार मैं न्यू ब्रंसविक में फिशिंग और कैनोइंग करने की योजना बना रहा था, इसलिए मैंने टूरिस्ट ब्यूरो से कैंपों की जानकारी चाहिए। स्पष्ट था कि मेरा नाम और पता मेलिंग लिस्ट में डाल दिया गया था। मेरे पास बहुत से कैंप मालिकों के पत्र, बुकलेट और छपे हुए प्रशंसा के कोटेशन आ गए। मैं उलझन में था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तभी एक कैंप मालिक ने चतुराई से काम लिया। उसने मुझे न्यूयॉर्क के बहुत से लोगों के नाम और टेलीफोन नंबर लिखकर भिजवा दिए। मुझसे कहा कि उनसे फ़ोन करके पूछ सकता हूँ कि उसकी व्यवस्था कैसी है। संयोग से मैं उस सूची में से एक व्यक्ति को पहचानता था। मैंने उसे फ़ोन करके उसका अनुभव पूछा और इसके बाद मैंने कैंप के मालिक को अपने पहुंचने का टेलीग्राम कर दिया। दूसरे लोग मुझे अपनी सेवाएं बेचने की कोशिश कर रहे थे। इस व्यक्ति ने मुझे सेवाएं खरीदने के लिए विवश कर दिया, इसलिए वह कैंप वाला जीत गया। 2500 साल पहले लाओ त्से नामक चीनी दार्शनिक ने कुछ ऐसी बातें कही थी जिन पर इस पुस्तक को पढ़ने वाले अमल कर सकते हैं। नदियाँ और समुंदर सैकड़ों पहाड़ी धाराओं का पानी सिर्फ इसलिए ग्रहण करते हैं क्योंकि वे अपने आप को उनसे नीचे रखते हैं। इसी वजह से वे पहाड़ी झरनों पर शासन कर पाते हैं। वे पहाड़ी झरनों पे शासन कर पाते हैं। इसी तरह संत भी अपने आप को इंसानों से नीचे रखते हैं ताकि वे उनके ऊपर उठ सके। उनसे पीछे रखते हैं ताकि वे उनसे पहले रह सके। इसी कारण हालांकि संत इंसानों से ऊपर होता है, परंतु इंसानों को उससे तकलीफ नहीं होती। हालांकि वह उनसे पहले होता है, परंतु इंसानों को उससे कोई कष्ट नहीं होता। सिद्धांत 7, दूसरे व्यक्ति को यह लगने दे कि यह विचार उसी का है। तो दोस्तों ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है आज का। और नेक्स्ट चैप्टर जो है एक फॉर्मूला जो आपके लिए चमत्कार कर दे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आ रहा है, एक फॉर्मूला जो आपके जीवन में चमत्कार कर दे। ठीक है, तो उस चैप्टर को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तो चलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।